लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैटी एसिड कैटाबोलिज्म, और इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, इसमें सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है कि फैट्स आर नॉट द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। यानी आपके पास जब ग्लूकोज अवेलेबल है तो उस केस में मेजोरिटी ऑफ द सेल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 और 3 सेल्स, मेजोरिटी ऑफ सेल्स ऑफ योर बॉडी वो ग्लूकोज को ही यूज करेंगे, ग्लूकोज को ही ग्लाइकोलिसिस और बाकी पाथवेज के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं बॉडी उनकी तरफ मूव करती है। यानी अगर लिवर या मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है तो पहले उसको जो है वो ब्रेक डाउन करा के वहां से ग्लूकोज लेके उसको फर्दर जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बट ग्लाइकोजन रिजर्व्स भी आपके नॉर्मली 8 to 12 आवर्स के बाद जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। यानी बॉडी के पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ हुआ था वो भी कंज्यूम हो जाता है। सो दिस इज द मोमेंट जब आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, एंड दिस हार्मोन इज ग्लूकागोन, जो कि इस चीज का सिग्नल है कि आपके प्लाज्मा के अंदर या बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है या ग्लूकोज के जो स्टोर्स हैं लिवर या मसल्स के अंदर वो डिप्लीट होना शुरू हो गया है। और अब आपकी बॉडी के अंदर जो बाकी फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, आपके पास फैटी एसिड्स आ जाते हैं जो कि एडिपोज टिश्यूज में नॉर्मली स्टोर है और ये वहां से रिलीज नहीं हो रहे। जैसे ही ग्लूकागोन की अमाउंट ज्यादा होना शुरू होगी, दिस ग्लूकागोन विल एक्ट एज अ लिगेंड, दिस विल प्रोवाइड अ सिग्नल टू द एडिपोज टिश्यूज कि नाउ दिस इज द टाइम कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स आपने इन पीरियड्स के लिए स्टारवेशन के लिए स्टोर किए थे उन्होंने रिलीज होना है और उनसे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। ग्लूकागोन का रिलीज जो है ये मेजर इवेंट है जिसकी वजह से फैटी एसिड नॉर्मली जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर एक लिपिड जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर हुए होते हैं, वो इन स्टेप्स के थ्रू 4 to 5 स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे उनकी हाइड्रोलिसिस होगी, वो रिलीज होंगे और अल्टीमेटली जो फैटी एसिड्स हैं जो कि नॉर्मली ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो कि ट्राइएसाइलग्लिसराइड इज एन ईस्टर ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे आपके पास जब हाइड्रोलिसिस होगी इन ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स की तो अल्टीमेटली एक ट्राइएसाइलग्लिसराइड में से 3 फैटी एसिड जो है वो रिलीज होंगे, एंड दीज फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, जिसे मैं यहाँ पे एल्ब्यूमिन कह रही हूँ, बिकॉज इट विल बाइंड विद द फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स को जो है वो इनके टारगेट सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करेगी। तो ग्लूकागोन मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवेज के थ्रू आपके जो फैटी एसिड नॉर्मली एडिपोज टिश्यूज के अंदर थे वो वहां से निकल के एक टारगेट सेल की तरफ जिसको एनर्जी की जरूरत है, जिसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वहां तक पहुंच गए। सेकेंड हमने ये चीज डिस्कस की थी कि सिर्फ फैटी एसिड्स का किसी सेल के अंदर आना ये मेजर इवेंट नहीं है, बल्कि सेल के अंदर आके उन फैटी एसिड्स ने डिग्रेड होना है, फैटी एसिड ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। So now how these fatty acids will provide energy to the cell? तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले फैटी एसिड्स की चार्जिंग होती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेशन के लिए देयर इज एन एंजाइम फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, जो कि नॉर्मली कोएंजाइम ए को यहाँ पे थायोस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है वो फैटी एसाइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच करा देता है। नॉर्मली हमने इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स के अंदर डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज है वो एंजाइम के साथ इस फैटी एसाइल ग्रुप को जो है वो अटैच करा देता है, और सेकंड स्टेप के अंदर आपका ये जो फैटी एसाइल ग्रुप है, दिस रेड कलर ग्रुप, ये यहाँ एंजाइम को छोड़ के या एटीपी ग्रुप को एएमपी ग्रुप को यहाँ पे छोड़ के तो फाइनली जो है वो कोएंजाइम ए के साथ थायोस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। और नॉन इस केमिकल रिएक्शन को हाईली इरिवर्सिबल बनाने के लिए जो पायरोफॉस्फेट इनिशियली रिलीज होता है, जो पायरोफॉस्फेट जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर जिसकी क्लीवेज होती है, यहाँ पे पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज वो इसमें प्रेजेंट इस बॉन्ड को विच इज एन फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कराएगी, और ऑब्वियसली इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस से भी हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो अल्टीमेटली वी कैन सी कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन में फैटी एसिड्स को एक्टिवेट कराने के लिए जो एटीपी मॉलिक्यूल था उसके अंदर 2 बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस हो रही है। एक इन पायरोफॉस्फेट्स के दरमियान जो बॉन्ड है दिस वन, और एक बॉन्ड यहाँ पे यू कैन सी कि दिस वन, पायरोफॉस्फेट और एएमपी को अलग करने के लिए पहले यहाँ पे क्लीवेज हुई और फिर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है
उसमें जो प्रेजेंट एक बॉन्ड है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी। तो बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल के जो दो हाई एनर्जी बॉन्ड थे वो दो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो है वो हाइड्रोलाइज होंगे और अल्टीमेटली उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो इस केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चलेगी। फिर हमने ये चीज देखी थी कि ठीक है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज ने फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को सिंथेसाइज करा दिया। नाउ दिस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोसोल, बट जो हमारे पास एंजाइमेटिक मशीनरी है जिसने इन फैटी एसिड्स को डिग्रेड करना है, इन फैटी एसिड से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करानी है, वो एंजाइमेटिक मशीनरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन कि आपके ये फैटी सेल कोएंजाइम ये सेल के लिए तब तक यूजलेस हैं जब तक ये साइटोसोल में प्रेजेंट है। अगर इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए इन्हें साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव करना है, और इस ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो एंजाइम और एक जो है वो कैरियर प्रोटीन कार्निटिन, इनको हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली आपके पास पहले जो फैटी एसाइल ग्रुप है ये कोएंजाइम ए को छोड़ के कार्निटीन के साथ अटैच हो जाता है, and this reaction is catalyzed by carnitine acyltransferase 1. This enzyme is present in outer mitochondrial membrane. तो कार्निटीन के साथ जब ये फैटी एसाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा तो इस केस में ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है दिस कैन क्रॉस द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड विद द हेल्प ऑफ अ कार्निटीन ट्रांसपोर्टर ये आपका जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स उसको इजीली क्रॉस कर सकता है। सो दिस कार्निटीन असाइल कैरियर यहाँ पे ये जो आपके पास ग्रुप है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद आपके पास एक असाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम है जो कि इस फैटी असाइल ग्रुप को जो कि कार्निटीन के साथ इनिशियली प्रेजेंट है इसको कार्निटीन से हटा के को एंजाइम ए के साथ जो है वो इसको दोबारा से अटैच करवा देगा। इट मींस कि फैटी असाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे आके रीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन इस केस में जो कोएंजाइम ए यूज हो रहा है दिस कोएंजाइम ए बिलोंग्स टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साइटोसोल का कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसे लाने वाली जो कैरियर प्रोटीन थी इट वाज कार्निटीन। सो अब यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे कि जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव कर चुके हैं, अब उनमें किस तरह से जो है वो इनकी डिग्रेडेशन होगी या किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे के थ्रू इनकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो एक चीज को माइंड में रखिएगा कि आपके पास इस पूरे बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में मैं स्टार्ट में जो आप लोगों के सामने पाथवे डिस्कस करूंगी ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए होगा, यानी ऐसा फैटी एसिड जिसमें आपके पास किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, palmitic acid 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो पाल्मिटिक एसिड है वो अपनी पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए की फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज हमने इस चीज को जो है वो पहले क्लियर कर लिया कि फैटी एसिड जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एंटर होने से पहले उनका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसे कोएंजाइम ए के साथ अटैच करा के इसे थायोस्टर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सो आपके जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो अपने कोएंजाइम जो फॉर्म है उसके साथ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर एंटर होंगे। विदाउट कोएंजाइम ये बीटा ऑक्सीडेशन की सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। सो यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है इसमें 4 डिफरेंट एंजाइम जो हैं ये एक खास मैनर में या एक सीक्वेंस में जो है वो इस सबस्ट्रेट को यूज करेंगे, और एक बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपके पास जो है वो इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में से 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होंगे। लाइक आप एंड पे इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हर एक राउंड में बीटा ऑक्सीडेशन के एक राउंड में आपके पास जो है वो जो टोटल फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 2 कार्बन एटम्स जो है वो रिलीज होंगे या उनकी ब्रेकेज होगी या वो इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर आगे टीसीए साइकिल की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो पीछे आपके पास अगर 16 कार्बन कंटेनिंग इनिशियली फैटी एसिड था तो आपके पास एक राउंड के बाद वी विल एंड अप विद द 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। तो इस तरह से सक्सेसिव मैनर में ये जो बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स हैं ये तब तक एक्ट करते रहेंगे जब तक आपकी जो पूरी फैटी एसिड चेन है वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज ना हो जाए। सो लेट्स सी कि ये एंजाइम जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं और कौन कौन सी पोजीशंस पे जो है ये कौन कौन से ग्रुप्स को ऐड या वहां से रिमूव कराते हैं। तो उसके बाद हम इन डिटेल जो है वो इसकी स्टिशियोमेट्री की तरफ मूव करेंगे कि इसमें कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, कितने एनएडीएच या एफएडीएच2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे एक स्टेप के अंदर।
So starting from the palmitoyl coenzyme A, a 16 carbon containing saturated fatty acid, आपके पास जो बीटा ऑक्सीडेशन का सबसे पहला एंजाइम है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 4 एंजाइम्स को डिस्कस करूंगी और इन एंजाइम्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको साथ साथ देखते जाइएगा कि किस तरह से ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। So, आपका जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला एंजाइम जो कि इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा, दिस इज असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। यू कैन सी हियर कि आपके जो फैटी एसिड चेन है उनको असाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कराना जरूरी क्यों था? बिकॉज जो आपके बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर असाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट। अगर कोई एंजाइम ए यहाँ पे अटैच नहीं होगा तो ये एंजाइम जो है वो इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज नहीं कर सकेगी। So the very first enzyme of the beta oxidation is acyl coenzyme A dehydrogenase, which will use this palmitoyl coenzyme A as a substrate और इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी कि आपके पास जो अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम हम नॉर्मली जब भी फैटी एसिड्स की नॉमेनक्लेचर को आप लोग देखें तो इस चीज को याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा बायोकेम 1 में कि जो आपके पास नॉमेनक्लेचर है हमेशा वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड से स्टार्ट करते हो एंड दिस कार्बन एटम इज कार्बन नंबर 1। अल्फा कार्बन एटम आपका जो है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन एटम के बिल्कुल जो एडजेसेंट कार्बन है दिस विल बी कार्बन नंबर 1 और इसके साथ वाला जो कार्बन है जिसको आप नॉर्मली थर्ड कार्बन भी कहोगे दिस विल बी बीटा कार्बन एटम। तो आप लोगों को अगर बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ाई जा रही है इट मींस कि इस केस में जो आपका बॉन्ड लीव होगा उसमें इस बीटा पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन एटम है नॉर्मली वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा। जैसे हम यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करेंगे कि बीटा पोजीशन के ऊपर जो है वो खास किस्म के ग्रुप्स या तो ऐड हो रहे हैं या वहां से रिमूव हो रहे हैं और अल्टीमेटली दिस इज द पॉइंट जहां पे जाके बॉन्ड जो है वो वीक होगा और अल्टीमेटली 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इस ग्रुप को लीव कर जाएंगे। So, सबसे पहले आपके पास जो palmitoyl coenzyme A है, it will act as the substrate and enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase will remove a molecular hydrogen from the alpha and beta carbon atom. So, एक हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम डोनेट करेगा एंड द सेकंड हाइड्रोजन एटम विल बी डोनेटेड बाय द बीटा कार्बन और अल्टीमेटली इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन बिकॉज आपके पास जो नेक्स्ट एंजाइम है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपका ये जो एंजाइम है इसकी जो प्रोडक्ट होगी हमेशा वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होगी। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए था बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज उसने एक जो है वो अनसैचुरेटेड वर्जन ऑफ फैटी एसिड को प्रोड्यूस कर दिया। आपके पास जो अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स है इनिशियली इनके दरमियान किसी किस्म की अनसैचुरेशन नहीं थी, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली जब यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो डिहाइड्रोजिनेज ने रिमूव कराया है तो आपके पास जो रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। So this double bond will be in the trans configuration. So trans delta 2 enol coenzyme A इस चीज को डेजिग्नेट कर रहा है कि आपके पास डेल्टा 2 मींस के सेकंड कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ये जो डेल्टा की सुफिक्स ये जो पॉइंट है ये इस चीज को डिजिग्नेट करती है कि आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड किस जगह पे है या किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। तो डेल्टा 2 इस चीज को डिजिग्नेट कर रहा है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन एटम और थर्ड कार्बन एटम के दरमियान। तो ट्रांस जो है वो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस नहीं है बल्कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है एंड इनॉयल कोएंजाइम ए इज इंडिकेटिंग कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ एक जगह पे डबल बॉन्ड भी है। सो इन फॉर द डबल बॉन्ड एंड इनॉयल फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें प्रेजेंट डबल बॉन्ड उसकी लोकेशन इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है इन सब चीजों को डिजिग्नेट करके आप इसको नेम करोगे दिस इज ट्रांस डेल्टा 2 इनॉयल कोएंजाइम ए। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास यहाँ पे एक तरफ तो जो है वो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांस डेल्टा 2 इनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया और दूसरी तरफ एंजाइम ने एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी प्रोड्यूस किया है। जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हुई है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहीं पे बेस नहीं हुई बल्कि एंजाइम के साथ
एक एफएडी मॉलिक्यूल जो है वो अटैच था। सो एंजाइम ने इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को उस एफएडी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हुए उसे रिड्यूस कर दिया इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें आपके पास जो है वो भी किसी किस्म का जो है वो कोई क्लीवेज नहीं हुई, बल्कि सिर्फ जो है वो अल्फा और बीटा पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। Second step में you can observe here कि trans delta 2 enoyl coenzyme A will act as a substrate for the second enzyme of beta oxidation। यानी अभी आपने सिर्फ एक एंजाइम को डिस्कस किया और इस एंजाइम की जो प्रोडक्ट है it will act as a substrate for the next enzyme। So the enzyme enoyl coenzyme A hydratase will use this product as a substrate और इसके अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराएगा, बिकॉज हाइड्रोटेजेस नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन रिमूवल में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस केस में यू कैन ऑब्जर्व कि आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को क्लीव करने के लिए ये जो एंजाइम है हाइड्रोटेज एंजाइम, ये इस इन दो कार्बन एटम्स के ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल के जो दो ग्रुप्स हैं उन्हें अटैच करा देता है। यू कैन ऑब्जर्व है कि आपके पास जो है वो नॉर्मली OH ग्रुप थर्ड पोजीशन या बीटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो गया और जो हाइड्रोजन एटम इस वाटर मॉलिक्यूल ने डोनेट किया है वो अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच हो गया। सो अल्टीमेटली आपकी जो बीटा पोजीशन है इस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप आके अटैच हुआ है। सो दिस विल गिव अ प्रोडक्ट एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। यानी इस केस में आपके पास जो है वो प्रोडक्ट इनॉयल नहीं रही है, क्योंकि इनॉयल हमने तब कहा था जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब आपने क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा दिया और वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन की वजह से जो अल्फा कार्बन एटम है वो तो अपनी प्रीवियस कंफर्मेशन में आ चुकी है, जैसे उसने स्टार्ट में जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में वो आई है। लेकिन जो आपकी बीटा कार्बन एटम है, दिस बीटा कार्बन एटम इन इट्स हाइड्रोक्सी फॉर्म, यहाँ पे आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रोक्साइल ग्रुप डोनेट किया है वो आके अटैच हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपके पास इस हाइड्रोटेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से आएगी, इट विल बी अ हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट विच इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम है। बीटा इस पोजीशन को डिजिग्नेट कर रहा है जहाँ पे ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। सो साथ साथ इन पॉइंट्स को भी नोटिस करते जाएं कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है और इसमें जो है वो एक डीहाइड्रोजिनेज जो है वो यूज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव होगी। और सेकेंड स्टेप के अंदर देयर इज अ हाइड्रेशन, जो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा के तो उस डबल बॉन्ड को जो है वो एक तो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट किया गया है और इसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया विच इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। समटाइम इस इंटरमीडिएट को 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए भी कहा जाता है। सो बीटा और 3 दे आर एनालोगस, बिकॉज अगर आप बीटा को देखो तो बीटा पोजीशन बेसिकली थर्ड कार्बन एटम है। तो सम बुक्स के अंदर बीटा की जगह 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए लिखा गया होता है। तो इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों एक ही इंटरमीडिएट के दो डिफरेंट नेम्स हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो थर्ड एंजाइम है बीटा ऑक्सीडेशन का, दिस विल यूज दिस हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए एज अ सबस्ट्रेट एंड अगेन यू कैन सी हियर कि आपके पास दोबारा से एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि दोबारा से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव कराएगा। बट दिस टाइम जो डीहाइड्रोजिनेज है इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर द बीटा पोजीशन। यानी इस केस में आपके पास जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव होगी, प्रीवियस आपके पास जो फर्स्ट एंजाइम था उसने अल्फा और बीटा दोनों कार्बन एटम्स में से एक एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज किया था और अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जो है वो FAD को डोनेट कर दिया था। लेकिन इस केस में जो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज है, ये स्पेसिफिकली बीटा पोजीशन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यू कैन सी है कि आपके पास अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और उसके बाद सेकंड हाइड्रोजन एटम, तो अल्टीमेटली जो कार्बन एटम है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करके कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी जो है वो उसे एक्वायर करेगी। तो अल्टीमेटली आपका जो हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए है, इस पे दिस डीहाइड्रोजिनेज इट विल कन्वर्ट दिस हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए टू बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। यानी आपका जो असाइल कोएंजाइम में है उसकी बीटा पोजीशन पे भी एक जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। सो नाउ जो बीटा ग्रुप है, जो बीटा कार्बन एटम है वो हाइड्रोक्सी कार्बन एटम नहीं है, उस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है। दैट्स व्हाई आप उसे बीटा हाइड्रोक्सी नहीं कहोगे बल्कि उसे बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम में कहोगे, बिकॉज इस केस में जो बीटा पोजीशन पे कार्बन एटम है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बजाय एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ होगा।
So this beta ketosyl coenzyme A will act as the substrate for the last enzyme or the fourth enzyme of beta oxidation cycle. So फोर्थ स्टेप के अंदर आपके पास जो एंजाइम है, जैसे ही फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे एक एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, these two carbonyl functional group will make this bond a highly a very weak bond. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है ऑब्जर्व किया था कि आपके पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है उसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, बिकॉज यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, इसमें यू कैन ऑब्जर्व कि जो ऑक्सीजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो विथड्रॉ कर लेती है। सो आपके दोनों तरफ, इस मिथाइलिन ग्रुप के दोनों तरफ एक जो है वो ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टीज हैं, जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ विथड्रॉ करेगी और अल्टीमेटली इस कार्बन को जो है वो एक आप कह लें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देगी, बिकॉज यहाँ पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा इस कार्बन का करेक्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होता जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना एंजाइम्स के लिए खासा आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास जो बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम ए है, दिस विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम थायोलेज और एसिटाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम है जो कि किसी भी ग्रुप को एक डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर करवाते हैं। एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व कि असाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि this transferase will use acyl coenzyme A as a substrate. This is an acyl coenzyme A और उसमें से एक एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करा देता है टू अ डोनर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो एसिटाइल ग्रुप को डोनेट करेगा, दिस विल बी द असाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल, बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम ए। इस एसिटाइल ग्रुप को, दिस टू कार्बन फ्रेगमेंट को हम बेसिकली एसिटाइल ग्रुप कह रहे हैं, तो ये कोएंजाइम ए को ये एसिटाइल ग्रुप डोनेट कर देगा। सो अल्टीमेटली यू कैन सी कि जो कोएंजाइम ए जो है वो इनिशियली कोएंजाइम ए की फॉर्म में इस साइकिल के अंदर इस एंजाइमेटिक स्टेप के अंदर एंटर हो रहा था, एट द एंड उसको एक एसिटाइल ग्रुप डोनेट हुआ है और वो एसिटाइल ग्रुप जो है वो यहाँ से इस बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम ए ने अपना इस बॉन्ड को ब्रेक करके अल्फा और बीटा कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करके टू कार्बन फ्रेगमेंट्स को शिफ्ट किया सिंपली फ्रॉम दिस असाइल कोएंजाइम ए डोनर टू कोएंजाइम ए एक्सेप्टर। सो अल्टीमेटली आपका ये जो फैटी एसिड चेन है पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए, जहां से साइकिल स्टार्ट हुआ था जिसमें 16 कार्बन एटम थे, उसमें से 2 कार्बन एटम जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली पीसीए साइकिल में जाके एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ यूज होंगे। सो पीछे जो आपके पास फैटी एसिड है अभी ये पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, इसमें से निकलने वाला जो पूरे ग्रुप्स है उन्होंने एनर्जी रिलीज नहीं की, बल्कि आपके पास जो पीछे रिमेनिंग फैटी एसिड है उसमें सिर्फ एक चेंज आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें जो इनिशियली कार्बन नंबर था वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन will only shorten the fatty acyl chain to 2 carbon atoms. So आपके पास जो 16 कार्बन एटम फैटी एसिड था वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस साइकिल 14 कार्बन फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड कि आपके पास जो एक राउंड है बीटा ऑक्सीडेशन का उसमें सिर्फ 2 फ्रेगमेंट, 2 कार्बन एटम जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो रिलीज होंगे और रिमेनिंग जो आपके पास 14 कार्बन एटम्स हैं वो अभी भी जो है वो इसी पाथवे के थ्रू जो है वो फर्दर उनकी मेटाबॉलिज्म होगा और दोबारा से उनसे जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होगा। सो इस पूरे जो 4 एंजाइमेटिक स्टेप रिएक्शन है, जो बीटा ऑक्सीडेशन का 4 एंजाइम प्रोसेस है, इस एंजाइम को अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो वी कैन सी कि आपके पास जो साइकिल है उसमें पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए वाज अ स्टार्टिंग मटेरियल जहां से साइकिल स्टार्ट हुआ था। इस प्रोसेस के अंदर एक एफएडी मॉलिक्यूल यूज हुआ है जो कि फर्स्ट एंजाइम के साथ अटैच था, फर्स्ट एंजाइम के साथ एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट था। सेकेंड स्टेप में आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है, थर्ड स्टेप के अंदर अगेन एक एनएडी मॉलिक्यूल यूज हुआ है और फोर्थ स्टेप के अंदर कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो अगर इन पूरे रिएक्शंस को हम एक ही इक्वेशन की फॉर्म में इन 4 रिएक्शंस को लिखने की कोशिश करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोएंजाइम ए जो कि लास्ट स्टेप में यूज हुआ है फोर्थ स्टेप के अंदर, प्लस एफएडी जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज हुआ है, एनएडी जो थर्ड स्टेप के अंदर यूज हुआ है एंड वाटर मॉलिक्यूल जो कि सेकंड स्टेप के अंदर यूज हुआ है। These all are the substrate for the one round of beta oxidation cycle.
एक राउंड के अंदर ये सारे के सारे आपके जो कंपोनेंट्स हैं दे विल एक्ट एज द सबस्ट्रेट, और इनके जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स आपके पास रिलीज होंगी उसमें जो फैटी एसाइल चेन है उसको माइरिस्टाइल कोएंजाइम ए लिखा हुआ है। माइरिस्टाइल कोएंजाइम ए इज बेसिकली द फैटी एसाइल कोएंजाइम ए containing 14 carbon atoms. So at the end चूंकि 2 carbon atoms in the form of acetyl coenzyme में रिलीज हो चुके हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगी उसमें जो काउंट है कार्बन नंबर का वो 2 कार्बन एटम जो है वो कम करके आप उसे कंसीडर करोगे। सो कोएंजाइम ए जो लास्ट स्टेप के अंदर यूज हुआ है वो कोएंजाइम ए की फॉर्म में रिलीज नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्ट में आप उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कहोगे, बिकॉज 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स जो कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए से रिलीज हुए हैं वो कोएंजाइम ए के साथ यहाँ पे थायरिस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट में आपके पास माइरिस्टाइल कोएंजाइम ए आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, FADH2 एंड NADH, these will be the product of बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। लेकिन यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि अभी फैटी एसिड्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई, मैंने सिर्फ एक राउंड की बात की है। हमारे पास जो स्टार्टिंग में फैटी एसिड था उस फैटी एसिड के अंदर 16 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो अगर आपने इस फैटी एसिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराना है, इसमें जितने एसिटाइल कोएंजाइम है उनको आपने रिलीज कराना है, इट मींस के फर्स्ट स्टेप के अंदर या फर्स्ट राउंड के अंदर आपके पास जो है वो 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड 14 कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज हो जाएंगे। सेकेंड राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर आपका ये जो 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है इट विल एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। सो सेकेंड राउंड के अंदर आपके पास जो फैटी एसिड होगा उसमें अब 16 कार्बन नहीं है बल्कि 14 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और अगेन यही 4 एंजाइम। तुमने नहीं ना देखा था? मैं सुबह देख रही थी, कभी तो बाद में उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि बहादुर शाह जफर को ना शायद वेरी गुड। ये जो हरकत है ना आप लोगों को, इनसे मेरा दिल करता है कि फिर आपको पढ़ाया ही ना जाए। तो सेकेंड राउंड के अंदर आपके पास जो 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है उसमें बीटा ऑक्सीडेशन के बाद 12 कार्बन एटम्स आपके पास फैटी एसिड में रहेंगे और 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होंगे। तो अगर आप इसको ग्रेजुअली काउंट करते जाओ तो आप टोटल इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए ऑब्जर्व करोगे कि आपको 7 टाइम्स जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाना होगा, बिकॉज जो लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन के अंदर जो 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है उसमें से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगी। तो आपके पास अगर 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है तो उसकी कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन के लिए बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे सिर्फ एक दफा नहीं चलेगा या एक राउंड में उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बल्कि आपको 7 टाइम्स उसी पाथवे को सक्सेसिवली या रिपीटेडली जो है वो उस पाथवे को करवाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपके पास जो एंड रिजल्ट है वो 8 एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से डिफरेंट होगी, बिकॉज ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास सिर्फ एक राउंड के लिए इक्वेशन लिखी है। सो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक फैटी एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने साइकिल्स या कितने राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड है, और फिर आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है वो उतने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए मुझे 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे को करवाना है, तो आप यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन लिखोगे उस फाइनल इक्वेशन को आप इस तरह से लिखोगे कि 1 पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए विल यूज 7 कोएंजाइम ए, 7 FAD, 7 NAD and 7 water molecule, और अल्टीमेटली 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा, 7 FADH2 प्रोड्यूस होंगे एंड 7 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। सो ये जो 7 FADH2 एंड NADH मॉलिक्यूल है ये तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे और ATP प्रोडक्शन में यूज होंगे, लेकिन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स हैं इनको पहले TCA साइकिल के थ्रू जो है वो NAD और FAD को प्रोड्यूस करना होगा, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके तो वहां पे ATP प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बिकॉज इसके थ्रू आप एक फैटी एसिड से प्रोड्यूस होने वाले जो ATPs हैं और उनसे प्रोड्यूस होने वाले FAD और NADH मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं कि कौन सा फैटी एसिड, अगर ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, हो सकता है मैं इसमें से कोई असाइनमेंट भी पूछ लूँ
सो आप लोगों ने डिफरेंट फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, 14 कार्बन कंटेनिंग, 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड्स को यूज करते हुए उनसे जो प्रोड्यूस होने वाले आपके पास एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, एफएडी और एनएडीएच मॉलिक्यूल्स हैं, इनको काउंट करना है और अल्टीमेटली कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फैटी एसिड प्रोड्यूस करेगा, ये आपने नोट करने हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए है, इस पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास 7 राउंड्स रिक्वायर्ड है, 7 पासेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हमें जो है वो रिक्वायर्ड है। इट मींस कि आपके पास 7 FADH2 मॉलिक्यूल एंड 7 NADH मॉलिक्यूल जो है ये बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इन एंजाइम्स के नेम्स को देखो तो ये वो एंजाइम्स है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में यूज हो रहे हैं। तो ये दो डिहाइड्रोजिनेजेस, बिकॉज 7 टाइम बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो 7 FADH2 एंड 7 NADH मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे एंड रिमेनिंग दीज 8 NADH एंड 8 FADH2 मॉलिक्यूल, इनको प्रोड्यूस करने में आपके पास जो मेजर एंजाइम्स हैं ये TCA साइकिल के एंजाइम्स हैं। So one round of TCA cycle 3 NADH and 1 FADH2 प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए, इट मींस कि इन 8 ऑक्सीडेशन इन 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब TCA साइकिल चलेगा तो आपके पास TCA साइकिल में 24 NADH मॉलिक्यूल एंड 8 FADH2 मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होंगे। तो अल्टीमेटली जो स्टीशियोमेट्री है, जो नॉर्मली आपके पास पी और रेशो है, उसके थ्रू आपको पहले से ही आइडिया है कि एक NADH कितने एटीपी बना सकता है या एक FADH2 कितने एटीपी मॉलिक्यूल बना सकता है। तो इनको आप लोगों ने जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करते हुए इन एटीपीज को कैलकुलेट करना है। इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम आई है, समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे किस तरह से FADH जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करें, तो आप लोग मुझे दोबारा से बता सकते हैं, मैं इस चीज को अगेन एक्सप्लेन। तो अगर तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिवाइज करोगे तो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा और आप लोगों ने यहाँ पे काउंट करने हैं कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एक फैटी एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होंगे। तो फाइनली आपके पास जो बीटा ऑक्सीडेशन है बच्चों, बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चलिए ठीक है मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो पाथवे है ये कीटोन बॉडीज के अबाउट है, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इस चीज को आप लोगों ने ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिर्फ अपने माइंड में इस चीज को रखना है कि नॉर्मली मैंने आप लोगों को जो बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे बताया है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए बताया और इस पाथवे के अंदर मैंने आप लोगों को 4 एंजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है कि 2 डीहाइड्रोजनेसेस है, एक थायरेज एंजाइम है या ट्रांसफरेज एंजाइम है और एक हाइड्रोटेज एंजाइम है। तो इन 4 एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में उनकी सक्सेसिवली जो है वो डिग्रेडेशन होती रहती है। लेकिन नेचर में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट है जिनमें वन या मोर देन वन डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो इनकी ऑक्सीडेशन के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनमें 2 एडिशनल एंजाइम्स ऑक्सिलरी एंजाइम्स, एक आइसोमेरेज और रिडक्टेज, ये भी यूज होते हैं। तो नॉर्मल जो बीटा ऑक्सीडेशन का पाथ है उसको आपने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिहाज से उसको करना है, उसकी एनर्जी कैलकुलेशंस को भी हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिहाज से इसको डिस्कस करना है। लेकिन इस चीज को माइंड में रखिएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो ऑक्सीडेशन है उसमें इस पॉइंट का डिफरेंस है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपको 2 ऑक्सिलरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। आइसोमेरेज वो एंजाइम है जो कि नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है डबल बॉन्ड की, बिकॉज यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आइसोमेरेज एंजाइम इस डबल बॉन्ड को सिस से ट्रांस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स हैं वो हमने पहले भी इस चीज को देखा है कि ये ट्रांस फॉर्म के अंदर सबस्ट्रेट को यूज करते हैं। तो आपके पास अगर नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड के अंदर जो बॉन्ड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस है तो ये आइसोमेरेज यहाँ पे जरूरी है जो कि इस एंजाइम को इस सबस्ट्रेट को सिस से ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, मोनो अनसैचुरेटेड के अंदर आपको सिर्फ आइसोमेरेज ही रिक्वायर्ड है, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपको आइसोमेरेज के साथ साथ रिडक्टेज एंजाइम भी रिक्वायर्ड है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो मल्टीपल पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं ये रिडक्टेज उन दो में से एक बॉन्ड को रिड्यूस करा देता है और आइसोमेरेज जो है वो अल्टीमेटली उस बॉन्ड को सिस से ट्रांस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसको आपने जो नॉर्मली बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे प्रिपेयर करना है वो
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हवाले से करना है और उसी की एनर्जी कैलकुलेशन करनी है। और इस चीज को भी माइंड में रखिएगा कि आपके पास जो टेबल है इसमें 108 एटीपी पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए के लिए रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट किया है कि नेट यील्ड आपके पास 106 एटीपी है, यानी आपके पास जितने भी फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से एटीपी आएंगे आप हमेशा उनमें से 2 एटीपी को माइनस करके नेट यील्ड रिपोर्ट करोगे। अब यहाँ पे मैंने 2 एटीपी को माइनस किस लिए किया है, बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो तो फैटी एसिड जब सेल के अंदर आए थे तो सेल के अंदर एंटर होने के साथ ही हमने इनको एक्सक्यूज मी मैम, एक्टिवेशन जी बच्चे। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में जब फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये साइटोसोल में एंटर हुए थे तो हमारे पास एक एंजाइम था फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज, जिसने एटीपी के दो हाई एनर्जी बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करा के, दो हाई एनर्जी बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करा के इन फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इनिशियली जो फैटी एसिड की एक्टिवेशन के लिए एटीपी यूज हुए थे, जब आप कभी भी नेट यील्ड को काउंट करते हो तो आप उन एटीपी को भी कंसीडर करते हो जो कि किसी पाथवे के अंदर कंज्यूम हुए थे। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले 108 एटीपी हैं उनमें से 2 एटीपी माइनस करने का मकसद ये था कि जो स्टार्टिंग में इन फैटी एसिड्स की एक्टिवेशन के लिए 2 एटीपी यूज हुए हैं उनको भी कंपनसेट किया जाए इस तरह। तो अल्टीमेटली आपके पास जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए है वो 108 की बजाय 106 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। जी मानिए। जी बच्चों कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर कीटोन बॉडीज की तरफ मूव करते हैं। कीटोन बॉडीज बड़ी इंटरेस्टिंग से आप लोगों के पास चीज है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आप लोगों को नॉर्मली एक पॉइंट पहले बताया कि ब्रेन सेल्स या हमारी बॉडी के देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स जो कि ग्लूकोज के अलावा किसी भी किस्म के फ्यूल को यूज नहीं करते। तो इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा और फिर हम कीटोन बॉडीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कीटोन बॉडीज कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, किस लिए प्रोड्यूस होती हैं और किन कंडीशंस के अंदर ये प्रोड्यूस होती हैं। सो 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम कीटोन बॉडीज की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसीटेट, बिकॉज इनके अंदर आपके पास जो नॉर्मली जो कीटोन ग्रुप है वो हाईली अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में भी ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप जो बीटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, इस पे डीहाइड्रोजनेज जैसे ही एक्ट करेगा तो ये एक हाईली फंक्शनल कीटोन को प्रोड्यूस करेगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटो एसीटेट और एसीटोन, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर आप जो है वो एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो। सो इनको हम नॉर्मली कहते हैं कि दीज आर दी कीटोन बॉडीज जो कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ प्रोड्यूस होती है। किन कंडीशन के अंदर ये प्रोड्यूस होंगी और कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, इनकी प्रोडक्शन का मकसद क्या है, पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। वी ऑल नो कि जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से जो मेजर एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम। जैसे कि अभी हमने बीटा ऑक्सीडेशन में इस चीज को डिस्कस किया है कि आपके पास फैटी एसिड जितने टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल से गुजरेगा तो हर टाइम जो है वो 2 कार्बन एटम्स इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होंगे। सो 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड अल्टीमेटली जो है वो अपने 16 कार्बन एटम्स को इन दी फॉर्म ऑफ 8 एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा या उनकी ऑक्सीडेशन करेगा। इसी तरह से जितना जितना फैटी एसिड्स का काउंट है, जितने एसिटाइल कोएंजाइम में उससे प्रोड्यूस होते हैं, मैक्सिमली वो बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे और अल्टीमेटली ये एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में एंटर होंगे। बट अपने माइंड में एक कंडीशन को आपने अभी रखना है एंड दिस इज स्टारवेशन। आप लोग इसी चीज पे रहेंगे कि इस कंडीशन में जब फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बॉडी स्टारवेशन कंडीशन में है या फिर बॉडी फास्टिंग कंडीशन में। इन दोनों कंडीशंस के अंदर वी नो कि बॉडी के सम सेल्स ऐसे हैं जिनको ग्लूकोज की जरूरत है, ब्रेन सेल्स, और हमारे जो लिवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, वो इन सेल्स की नीड के लिए ग्लूकोज को सिंथेसाइज करा रहे हैं, यानी इनके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। वी ऑल नो कि जो टी
TCA साइकिल के मल्टीपल इंटरमीडिएट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सैलोएसीटेट, दे कैन एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सैलोएसीटेट ऑब्वियसली फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो फिर फर्दर उस पर मल्टीपल ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम जो है वो एक्ट करते हुए उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो आपके पास जो फास्टिंग कंडीशन है उसमें ना सिर्फ ये प्रोसेस एक्टिव है जिसमें फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक दूसरा पाथवे भी चल रहा है, यानी बीटा ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपका जो लिवर सेल है, इस लिवर सेल के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। और अगर मैं कह रही हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स कि जो ऑक्सैलोएसीटेट नॉर्मली टीसीए साइकिल में यूज होता है, दिस ऑक्सैलोएसीटेट इज नाउ एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर फॉर द ग्लूकोज। सो आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कम होना शुरू हो गई है, इट मींस कि जितना एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो टीसीए साइकिल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज टीसीए साइकिल के अंदर एंटर होने के लिए द वेरी फर्स्ट एंजाइम सिट्रेट सिंथेज उसे ऑक्सैलोएसीटेट की जरूरत है। अब आप लोगों को याद आया होगा कि मैंने आप लोगों के सामने सिट्रेट सिंथेज की 2 डोमेन्स को डिस्कस किया था, और मैंने ये कहा था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो नॉर्मली शॉर्ट डोमेन या फ्लेक्सिबल डोमेन के साथ तब बाइंड करता है जब ऑक्सैलोएसीटेट लार्ज डोमेन के अंदर के साथ बाइंड करके उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लाए। यानी ऑक्सैलोएसीटेट की एब्सेंस में सिट्रेट सिंथेज इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इस केस में एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में एंटर होने का पोटेंशियल नहीं रखता। सो इतना ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये वेस्ट जाएगा? क्या सेल इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा? नो। इस केस में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस कराना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे इस चीज को क्लियर रखिएगा कि कीटोन बॉडीज हर सिनेरियो में नहीं बनती। कीटोन बॉडीज सिर्फ स्टारवेशन या फास्टिंग कंडीशंस में बनती हैं। क्यों बनती हैं? बिकॉज इन कंडीशंस में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सैलोएसीटेट और द फर्स्ट इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास कोई दूसरा रूट नहीं है। एनाबॉलिक पाथवेज तो वैसे नहीं हो सकते बिकॉज बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज बनाना शुरू कर देता है। अब कीटोन बॉडीज बनेंगी कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट्स में। और इन कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन जरूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आप लोग से पहले कहा था कि ब्रेन सेल्स बहुत जिद्दी सेल्स होते हैं बिकॉज ये ग्लूकोज के अलावा किसी किस्म के फ्यूल को यूज नहीं करते, लेकिन सम टाइम ये जिद्दी सेल भी जो है ये कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर ग्लूकोज अभी नहीं बन रहा या हेपेटोसाइट ग्लूकोज बना रहा है, तो मीनवाइल ये ब्रेन सेल्स जो है ये कंप्रोमाइज करते हुए कीटोन बॉडीज को एज एन अल्टरनेट फ्यूल जो है वो यूज करने का पोटेंशियल रखते हैं। यानी जब तक हेपेटोसाइट्स जो है वो इस कॉम्प्लेक्स पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे के थ्रू ग्लूकोज बना रहा है, मीनवाइल एसिटाइल कोएंजाइम एक कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होगा और ब्रेन कुछ टाइम के लिए इन कीटोन बॉडीज को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो यूज कर लेगा। तो इस केस में आपके पास जो लिवर सेल है वो कीटोन बॉडीज को यूज करने का पोटेंशियल नहीं रखता, बल्कि जितने भी एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स हैं, जिसमें मेजर सेल मैंने ब्रेन सेल्स का है, लेकिन इसके अलावा ऑब्वियसली स्केलेटल मसल, किडनी या बाकी सेल्स जिनको ग्लूकोज की जरूरत है, जब तक ग्लूकोज नहीं बन रहा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो इस केस में एनर्जी को यूज करेंगे या एनर्जी को जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ कीटोन बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सो कीटोन बॉडीज की पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं, और इस चीज को माइंड में रखिएगा कि ये प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट्स के अंदर होगी, और बाद में दीज आर दी सेल्स ब्रेन, हार्ट मसल एंड किडनी सेल्स जिनके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कीटोन बॉडीज को हाइड्रोलाइज करा के उनसे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं ऑब्वियसली हम इसे देखते हैं अभी, लेकिन सबसे पहले हम कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। सो स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन बॉडीज का, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आर द प्रिकर्सर्स ऑफ कीटोन बॉडीज। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस केस में जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है उनकी कंडेंसेशन हो रही है। टू डिफरेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए, टू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो हैं ये इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी थायोलेज एंजाइम्स एंड एंजाइम, जो कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान एक हाई एनर्जी क्लेजियन कंडेंसेशन को कैटालाइज कराएगा।
लाइक अगर आप जो है वो सिट्रेट सिंथेज के रिएक्शन को देखें तो उसमें भी हमने इस चीज को कहा था कि आपके पास जब भी जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी between a carbonyl functional group and a highly reactive methyl group of acetyl coenzyme A. So इस केस में आपके पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा it will be formed through Claisian condensation. सो इस केस में जो एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है जो कि सिंपली इस यूनिट को या इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को एक्टिवेट करने का रोल था जिसके पास सिंपली वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और सेकंड कोएंजाइम ए जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन फ्रेगमेंट के साथ अटैच रहेगा। यानी इनिशियली जो आपके पास पहला एंजाइम है थायोलेज एंजाइम ये इन 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रेगमेंट्स की जो है वो कंडेंसेशन में अपना रोल प्ले करेगा और सेकंड स्टेप के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 4 कार्बन कंपाउंड एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और दूसरा कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल इस 4 कार्बन फ्रेगमेंट के साथ अटैच है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम यूज हो रहा है इसको भी माइंड में रखिएगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास एंजाइम है HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। दिस एंजाइम HMG कोएंजाइम ए से इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी बेस पे इसका नेम है विच इज बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। सो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए को अगर आप ऑब्जर्व करो दिस 4 कार्बन कंपाउंड जिसमें दिस इज द कोएंजाइम ए जो कि इसके साथ यहाँ पे थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच है। सो असाइल कोएंजाइम ए HMG कोएंजाइम ए सिंथेज इस केस में थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करेगी। यानी फर्स्ट 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्टली थायोलेज के थ्रू उनकी कंडेंसेशन हुई थी और ये एक 4 कार्बन फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जो थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसे ऐड करवाने के लिए देयर इज अ डिफरेंट एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज HMG कोएंजाइम ए सिंथेज जो कि इस केस में यू कैन सी हियर कि बीटा पोजीशन को टारगेट करता है। दिस इज द बीटा पोजीशन। यहाँ पे आपके पास जो है दिस वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जहाँ पे नॉर्मली आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस ग्रुप को ये क्या कर देगा इसकी एक तरह से आप कह लें कि इसमें हाइड्रोजनेशन करवा देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इनकॉर्पोरेट करा देगा। तो इनिशियली यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल जो कि पहले कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी में प्रेजेंट था यहाँ पे हाइड्रोजनेशन के साथ साथ ये जो ग्रुप है इसने एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को अटैच करा दिया। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एक्चुअली डोनेटेड बाय दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड होगा उसमें से कोएंजाइम ए फ्रेगमेंट रिलीज हो जाएगी और रिमेनिंग जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है वो इस पोजीशन पे इस बीटा कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ये ग्रुप है अगेन यू कैन सी हियर कि आपके पास बीटा पोजीशन के ऊपर जो पहले कीटोन फंक्शनल ग्रुप था उस फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी चेंज होकर अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप की फॉर्म में वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगेन दिस इज अ हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट। लेकिन दिस टाइम आपका जो हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट है दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए which will act as a substrate for the next enzyme जो कि इसको क्लीव करेगा और ये एंजाइम नॉर्मली प्रेजेंट है in the ketone in the नो मैम नहीं शो हो रही। अब हो रही है। हाँ जी अब हो रही हैं। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपके पास अभी भी जो मैंने स्टार्टिंग में 3 कीटोन बॉडीज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की थी एसीटोन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटो एसीटेट उसमें से कोई भी कीटोन बॉडी अभी प्रोड्यूस नहीं की। तो नेक्स्ट आपके पास ये जो HMG कोएंजाइम ए है इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम आपका कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन और द कीटोजेनेसिस। सो नेक्स्ट एंजाइम जो है इट इज अ लाइएज एंजाइम। ये लाइएज इस HMG कोएंजाइम ए को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा और इस केस में आपके पास यू कैन सी कि जो इनिशियली एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड हुआ था उस 3 में से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो सकता है। लाइक यहाँ पे यू कैन सी कि दिस ग्रुप दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे ऐड हुआ था ये यहाँ पे रिलीज होगा और आपके पास जो प्रोडक्ट है ये एसीटो एसीटेट बनेगा। तो लाइएज वो एंजाइम है जो कि इस 6 कार्बन कंपाउंड को यूज करेगा और इसमें से 2 कार्बन फ्रेगमेंट को इनकी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज करा देगा।
तो अल्टीमेटली ये जो ग्रुप यहाँ पे इनिशियली ऐड हुआ था ये लाइएज की एक्टिविटी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो एसीटोएसीटेट है दिस वन, ये एसीटोएसीटेट दिस वन, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। एसीटोएसीटेट विल एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर द टू कीटोन बॉडीज। नॉर्मली इसमें 4 कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और इसको 2 कीटोन बॉडीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है वो 2 डिफरेंट एंजाइम्स हैं, यानी एसीटोएसीटेट स्टार्टिंग मटेरियल है जिसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम कौन सा एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा वो डिसाइड करेगा कि इस एसीटोएसीटेट ने कौन सी कीटोन बॉडी को प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से आपके पास ये वाला जो फ्रेगमेंट है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और पीछे जो आपके पास ये जो 3 कार्बन यूनिट है ये एसीटोन की फॉर्म में जो है वो एक कीटोन बॉडी के तौर पे एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास एसीटोएसीटेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, तो ये डीहाइड्रोजिनेज सिंपली यहाँ पे इस ग्रुप की इस फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन करवा देगा। ये जो आपके पास सेकंड पोजीशन पे ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रो जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो NADH से ट्रांसफर करेगा इस फंक्शनल ग्रुप को और अल्टीमेटली आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की प्रोडक्शन होगी। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने इस चीज को डिस्कस किया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज हैं जिसमें एक तो एसीटोन है, एसीटोएसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। इनमें से एसीटोएसीटेट की प्रोडक्शन का जो एंजाइम है दिस एंजाइम इज लाइएज और किस तरह से जो 3 एसिटाइल कोएंजाइम है वो अल्टीमेटली एक एसीटोएसीटेट को प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो एंजाइम्स हैं इनको आपने नोट करना है और इन एंजाइम्स के थ्रू किस तरह से एक एसीटोएसीटेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है ये आप लोगों ने तो अच्छी तरह से देखना है। और नेक्स्ट आपने ये चीज यहाँ से क्लियर करनी है कि दिस एसीटोएसीटेट व्हिच इज आल्सो अ कीटोन बॉडी दिस विल एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर द 2 मोर कीटोन बॉडीज, यानी एसीटोएसीटेट जो है वो इन इटसेल्फ तो एक कीटोन बॉडी है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है ये फर्दर एसीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में भी कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखता है। So these are the 3 कीटोन बॉडीज जो कि फास्टिंग कंडीशन में लिवर सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं और लिवर सेल फिर इन कीटोन बॉडीज को प्लाज्मा के थ्रू बाकी सेल्स के अंदर भेज देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बाकी सेल्स किस तरह से इसे यूज करेंगे और क्यों कुछ स्पेसिफिक सेल्स ही इसे यूज कर रहे हैं। बाकी अगर मैं हेपेटोसाइट्स की बात करूं तो हेपेटोसाइट्स कीटोन बॉडीज को एज अ फ्यूल यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज इनकी डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स है वो हेपेटोसाइट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल के अंदर कीटोन बॉडीज पहुंच गए हैं स्टारवेशन कंडीशन में या फास्टिंग कंडीशन में तो ब्रेन सेल के पास एक ऐसा एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, ये वही एंजाइम है जो कि कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन में लिवर ने यूज किया था। तो ये एंजाइम यहाँ पे ब्रेन सेल्स जो हैं वो यूज करते हुए इसका रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज कराएंगे और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये वो एंजाइम है जो कि लिवर में भी प्रेजेंट था और ब्रेन में भी प्रेजेंट था। इट मींस कि लिवर में भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है और वहां पे भी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। बट द सेकंड एंजाइम दिस एंजाइम लिवर सेल के पास एक्चुअली ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे जो कि नेक्स्ट पाथवेज के अंदर यूज हो रहे हैं। तो सेकंड एंजाइम इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को एज अ डोनर यूज करेगा और यहाँ से कोएंजाइम ए मोइटी जो है ये रिमूव करा के सक्सिनेट को अलग कर देगा। यू कैन सी हियर कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ने सिर्फ अपना कोएंजाइम ए ट्रांसफर किया है बिकॉज इस केस में जो ट्रांसफरेज है इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को एज अ डोनर यूज करेगा, उसमें से कोएंजाइम ए को रिमूव कराएगा और एसीटोएसीटेट को एज अ एक्सेप्टर यूज करते हुए उसमें कोएंजाइम ए ग्रुप को ऐड करा देगा। तो अल्टीमेटली एसीटोएसीटेट जो है वो एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा और फाइनली दिस एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बाय यूजिंग द लास्ट एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेज थायोडेज इन 4 कार्बन फ्रेगमेंट को 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस एंजाइम को दोबारा जाके चेक कीजिएगा जो बीटा ऑक्सीडेशन के लास्ट रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों के सामने एंजाइम डिस्कस किया था वो एंजाइम और यहाँ पे ये एंजाइम थायोडेज दे आर सेम एंजाइम। वहां पे भी कोएंजाइम ए ऐड हो रहा था और कोएंजाइम ए की एडिशन की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे भी कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है और इस कोएंजाइम ए की एडिशन की वजह से 4 कार्बन कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3 हाइड्रोलिसिस होगी और अल्टीमेटली 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा। Excuse me, ma'am. जी जी
तो जैसे ही ब्रेन सेल्स जो है वो कीटोन बॉडीज जो है, जी बच्चे किसी का क्वेश्चन था? बस मैंने इससे एक पॉइंट रिलेट करना है, जिनकी क्लास है वो लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ऑब्वियसली टीसीए साइकिल में एंटर होंगे और टीसीए साइकिल के थ्रू जो है वो ब्रेन सेल की या बाकी जो नॉन हेपेटिक सेल्स हैं या एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स हैं उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा करेंगे। कीटोन बॉडीज फास्टिंग कंडीशन में, जैसे आप रमजान है आप लोग रोजे रख रहे हैं, इन पीरियड्स में भी कीटोन बॉडीज की मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर। और इसके अलावा जो पर्सन डायबिटिक्स हैं उनके अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस होती है। ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं इसको अब आप कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो डायबिटिक्स हैं उन पर्सन के अंदर बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन है जैसे स्टारवेशन कंडीशन होती है, बिकॉज उनके सेल्स नॉर्मली ग्लूकोज को जो है वो अपटेक नहीं करते, ग्लूकोज से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उनको इंसुलिन इंजेक्ट ना की जाए। तो इस पीरियड के अंदर बिकॉज बॉडी के सेल इस चीज को एज अ फास्टिंग ले रहे हैं डायबिटीज को, बिकॉज उन्हें तो यही समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सो इस फास्टिंग कंडीशन के रिस्पॉन्स में उनके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जितना ज्यादा एक्टिवेट होगा इट मीन्स उतना ऑक्सैलोएसिटेट कम होगा, उतने ही फैट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होगा, फैट्स की बीटा ऑक्सीडेशन होगी, उनसे फैटी एसिड कोएंजाइम रिलीज होंगे और अल्टीमेटली ये फैटी एसिड कोएंजाइम जो है ये कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे। तो चूंकि ये कीटोन बॉडीज लिवर सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और लिवर सेल इन्हें कंज्यूम नहीं करता, वो प्लाज्मा के थ्रू इन कीटोन बॉडीज को ब्रेन, स्केलेटल मसल, हार्ट या बाकी सेल्स की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। एंड वी ऑल नो कि ये कीटोन बॉडीज ये नॉर्मली इनकी जो नेचर है ये एसिडिक नेचर है। लाइक इन कीटोन बॉडीज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनमें 2 कीटोन बॉडीज ऐसी हैं जिनके अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। सो अगर ये प्लाज्मा में रिलीज होती हैं इट मीन्स कि ये प्लाज्मा की पीएच को ड्रॉप करने का पोटेंशियल रखती है। सो सम टाइम जो है वो कीटोन बॉडीज की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से प्लाज्मा पीएच ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस, यानी प्लाज्मा पीएच का एसिडिक कंडीशन की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कीटोजेनेसिस। सो कीटोजेनेसिस और इससे रिलेटेड जो डायबिटिक कीटोजेनेसिस है और इसकी वजह से जो एसिडोसिस होती है, इसको आप लोग चैप्टर से एक दफा इसको डीपली पढ़ लीजिएगा और इनकेस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली अगर आपने इस पाथवे को यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी कि किस तरह से कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होती है, किन कंडीशंस में होती है और कहाँ पे होती है, इस पाथवे को पहले पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए कीटोन बॉडीज और इनकी जो पूरे के पूरा यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन है ये कंपैरेटिवली आसान होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो चैप्टर है उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने यहाँ पे या तो स्किप कराई हैं या फिर मैंने उन्हें बहुत कंसाइसली आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। तो पहले आप लोग लेक्चर रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स को देखिएगा, चैप्टर में उन पॉइंट्स को मार्क कीजिएगा और उसके बाद चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लोग स्लाइड्स प्रिपेयर करें, बिकॉज जो आप लोगों का फाइनल पेपर है और जो नेक्स्ट वीक क्विज होना है वो बुक में से होगा, वो चैप्टर में से होगा। तो अभी से चैप्टर को प्रिपेयर करना शुरू